साथियों, आज का टॉपिक घर्षण घर्षण बल। घर्षण बल का अनुभव हमारे और आपके जीवन में कभी न कभी जरूर हुआ होगा। कभी न कभी की बात छोड़िए, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण होता है। कोई ऐसा क्षण न होगा जिसमें आप घर्षण बल का अनुभव ना किए होंगे। इसीलिए ये टॉपिक रखा गया है जो कि हमारे दैनिक जीवन में से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। कुछ इसके व्यवहारिक गुण हैं, वो भी हम समझेंगे। आइए शुरू किया जाए। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। घर्षण बल वह बल है जो एक पिंड को दूसरे पिंड पर फिसलने से रोकता है। मान लीजिए साथियों, ये एक पिंड है और दूसरा पिंड ये वह है। ये बताया गया है कि एक ऐसा बल है घर्षण बल जो एक पिंड को दूसरे पिंड पर, इस पिंड पर फिसलने से रोकता है। तो ये दो पिंड हैं, दोनों पिंड में मान लीजिए ऊपर वाले पिंड पर फोर्स इस दिशा में लग रहा है और ये वाला स्थिर है, नीचे वाला। तो इस पिंड को इधर खींचा गया तो इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में एक बल कार्य करेगा, ऑटोमेटिक वो बढ़ेगा। जितना बल आप इस दिशा में लगाएंगे उतना ही बल ऑटोमेटिक इस दिशा में बढ़ता चला जाएगा, स्वतः बढ़ता जाएगा। ये जो विपरीत दिशा में बल है आपके बराबर टक्कर देने की पूरी कोशिश करता है आपके बल को, वो बल साथियों घर्षण बल है। इसका उपयोग जीवन में हम लोग प्रत्येक क्षण करते हैं, अनुभव करते हैं। चाहे साइकिल चलाते समय हो, चाहे प्रत्येक कदम पर हो। आप कहीं कदम भी रख रहे हैं तो आप धरती को, पृथ्वी को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं। उसके बदले में पृथ्वी घर्षण बल उत्पन्न करके, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगाकर घर्षण बल उत्पन्न की और आपको घर्षण के माध्यम से स्टैंड किया गया पृथ्वी द्वारा। तो हर क्षण अनुभव करते हैं हम, ये घर्षण बल है। और बस डेफिनेशन में यही इतना है कि एक पिंड जब दूसरे पिंड पर सरकता है तो उनके संपर्क तल पर एक विरोधी बल कार्य करता है जो कि हमारे द्वारा लगाए गए बल का विरोध करता है। उसी विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के बारे में और थोड़ा सा अगर समझें हम तो ये देखिए कि घर्षण बल की दिशा सदैव गति करने वाली वस्तु पर उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। साथियों, अगर कोई पिंड आप इस दिशा में खींच रहे हैं, इस दिशा में बल लगाकर, तो खींच इस दिशा में रहे हैं, घर्षण बल इस दिशा में कार्य करेगा। यही बात कही जा रही है कि उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। दूसरा, घर्षण बल सदैव संपर्क तल के समांतर कार्य करता है। जहां से ये संपर्क है, जहां ये एक दूसरे से घिस रहे हैं, उसी संपर्क तल पर कार्य करता है और इस तल के समांतर कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि ये इधर खिसक रहा हो और घर्षण बल कोण पर लगे, इतने इस एंगल पर लगे, ऐसा कभी नहीं होगा। बिल्कुल इसी के समांतर ही होगा। यहाँ पर कभी भी ऊपर नीचे इस तरह से कोण पर घर्षण बल कार्य नहीं करता। यही बात कही गई कि संपर्क तल के समांतर कार्य करता है घर्षण बल। नेक्स्ट, घर्षण बल दो प्रकार का होता है। एक है साथियों स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। दो प्रकार का घर्षण बल होता है। अब स्थैतिक घर्षण समझने के लिए आपको इस डायग्राम के माध्यम से ये समझना होगा। मान लीजिए कि ये कोई एक सरफेस बनी है, सतह है, और इस पर ये कोई पिंड रखा गया है।
इस पिंड का ये जो बिंदु है, इस पर इसका समस्त भार, गुरुत्व केंद्र ये है, इसका गुरुत्व केंद्र ये है, और गुरुत्व केंद्र से बिल्कुल नीचे की तरफ ये जो बल कार्य कर रहा है, ये उसका भार है। और वो भार क्या है साथियों? mg है। mg बिल्कुल गुरुत्व से बिल्कुल नीचे की तरफ mg कार्य करता है, बिल्कुल नीचे। और उसी के बिल्कुल ऊपर r कार्य करता है, अभिलंब प्रतिक्रिया r। r को अभिलंब प्रतिक्रिया r बोलते हैं। और ये पिंड का भार mg, पिंड का भार mg और अभिलंब प्रतिक्रिया r, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं साथियों। ये नेचुरल कंडीशन है। अगर आप फोर्स लगा दिए तो वहाँ पर ये फिर थोड़े से अलग होंगे। वो क्या होंगे अलग, आगे क्या प्रभाव पड़ेगा वो आगे बताएंगे आपको। लेकिन जब स्थिर है इस ये पिंड, और स्थिर अवस्था में R इक्वल टू mg, अभिलंब प्रतिक्रिया बिल्कुल ऊपर की दिशा में लगेगी, mg के बिल्कुल ऊपर की दिशा में। मतलब कि जहाँ पर उसका गुरुत्व है उसके ऊपर R और उसके नीचे mg, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे लेकिन दिशा विपरीत होगी। नेक्स्ट देखें, गुटके को, मतलब ये जो गुटका रखा गया सरफेस पर, इस पिंड को विराम अवस्था में बनाए रखने के लिए मेज की सतह द्वारा आरोपित बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। विराम अवस्था में बना रहे, इसके लिए मेज की सतह द्वारा बल लगाया गया। मेज की सतह द्वारा जो बल लगाया गया इस पिंड पर कि ये स्थिर रहे, तो मेज की सतह पर सतह द्वारा लगाया गया जो बल है उसे स्थैतिक घर्षण कहेंगे। अब साथियों एक फिगर के माध्यम से और समझें। मान लीजिए अभी तक तो आपने देखा कि एक सरफेस है, इस पर कोई पिंड रखा गया है और ये उसका गुरुत्व है, नीचे mg कार्य करता है और बिल्कुल इसके ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया R होती है, अभिलंब प्रतिक्रिया R इक्वल टू mg। लेकिन हम कहें कि अब इसी सरफेस पर जो पिंड रखा गया है उसको थोड़ा सा मूव कराना है। मूव कराने की कंडीशन में देखें, अगर साथियों आपने हमारी बातों को बिल्कुल समझते हुए चलेंगे तो बिल्कुल बहुत ही आसान प्रक्रिया है। ऐसा ना सोचें कि ये कोई सवाल हम बता रहे हैं न्यूमेरिकल है, बहुत टफ है। ये बहुत ही इजी है। आपने ये देखा कि mg नीचे की तरफ तो कार्य करता ही है, और R ऊपर की तरफ कार्य करता है। आपने थोड़ा सा बल इस दिशा में लगा दिया तो इसके तल के समांतर एक बल इस दिशा में लग गया, इस दिशा में, इसके बिल्कुल विपरीत। अब विपरीत दिशा में एक बल ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, इससे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। इस बल को बोलेंगे स्थैतिक घर्षण। और ये बल किसके द्वारा जनरेट किया गया? ये जो सरफेस है, ये सरफेस सतह, आपने थोड़ा सा बल और बढ़ा दिया इस दिशा में, और अभी पिंड चल नहीं रहा है, अभी भी स्थिर है। थोड़ा सा बल आपने बढ़ाया लेकिन अभी भी वो स्थिर है, क्योंकि विपरीत दिशा वाला जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये F है, ये mg है, और ये R है, और ये Fs है। अब जैसे ही आपने इस दिशा में थोड़ा सा बल बढ़ाया तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा, स्थैतिक घर्षण और बढ़ गया, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।
आपने थोड़ा सा और बढ़ा दिया ये बल, लेकिन अभी भी स्थिर है। इसका मतलब कि ये बल और बढ़ गया। इसका मतलब कि घर्षण बल अपने आप मतलब स्वतः उत्पन्न होता है और स्वतः बढ़ता रहता है। एक निश्चित सीमा तक स्वतः बढ़ता रहता है। एक निश्चित सीमा तक स्वतः बढ़ता रहेगा। लेकिन ये बल जो अप्लाई किया गया, आपके द्वारा लगाया गया पिंड पर, इसको बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन अधिकतम हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने बल लगा दिया तो ये पिंड मूव कर जाएगा। ये पिंड मूव कर जाएगा, बढ़ जाएगा आगे। तो मूव करने से बिल्कुल पहले वाली जो कंडीशन है, बिल्कुल पहले वाला जो फ्रिक्शन है, उससे बोलते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण। अब जब ये मूव कर गया आपके बल द्वारा, तो ये गति अवस्था में आ गया। अब गति अवस्था में कोई वस्तु है तो भी उसके पीछे की तरफ एक बल कार्य करेगा, जिसे बोलते हैं गतिक घर्षण, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक साथियों, अब इस बात को थोड़ा सा जो लिखा गया है उसके माध्यम से समझें। घर्षण बल की दिशा सदैव गति करने वाली वस्तु पर उसकी गति की दिशा के विपरीत होती है। संपर्क तल के समांतर कार्य करता है घर्षण बल। ये दो प्रकार का है, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण में फिगर समझ लिया आपने। ये अभिलंब प्रतिक्रिया, ये भार mg है, ये अभिलंब प्रतिक्रिया r है। अभिलंब प्रतिक्रिया r उसके भार के बराबर होता है, r भार के बराबर। आपने F बल लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन Fs पीछे की तरफ लगा। अब जब ये लगाया गया बल इतना ज़्यादा हो जाए कि ये पिंड गति अवस्था में पहुंच जाए, तो Fs क्या बन जाता है, F के, काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब गतिक घर्षण। अब गति की अवस्था में है तो यही गतिक घर्षण बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, गुटके को मतलब पिंड को विराम अवस्था में बनाए रखने के लिए मेज की सतह द्वारा जो बल आरोपित किया जाता है वही स्थैतिक घर्षण कहते हैं। मतलब विराम में बना रहे वो पिंड, आपके द्वारा बल तो लगाया गया लेकिन फिर भी वो पिंड विराम की अवस्था में बना रहे, इसके लिए मेज की सतह द्वारा जो बल लगाया गया उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। नेक्स्ट, सीमा घर्षण बल एक स्वतः परिवर्तनशील बल है, मतलब स्वतः बदलता रहता है। आपके द्वारा थोड़ा सा बल लगाया गया इस दिशा में तो घर्षण बल इस दिशा में थोड़ा सा लगा, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया आपके द्वारा तो घर्षण बल बढ़ गया। इस तरह से स्वतः परिवर्तनशील बल है और स्वतः ये उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है सीमांत घर्षण या चरम घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्थैतिक घर्षण का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा, आपके द्वारा लगाया गया बल बढ़ाया गया तो घर्षण, स्थैतिक घर्षण का मान बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते स्थैतिक घर्षण अधिकतम हो जाए तो इसी स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं, सीमांत घर्षण या चरम घर्षण। और जो स्थैतिक घर्षण है Fs, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये अभिलंब प्रतिक्रिया R के समानुपाती होती है। मतलब कि जितना घर्षण होगा अभिलंब प्रतिक्रिया का मान उतना ही ज़्यादा होगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। और समानुपाती यहाँ चिन्ह हटाया गया तो एक म्यू एस रखा गया। म्यू एस क्या है साथियों, स्थैतिक घर्षण गुणांक है। नेक्स्ट, गतिक घर्षण। जब आपने इतना बल लगा दिया कि वो गति की अवस्था में आ गया पिंड, तो गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगेगा जिसे गतिक घर्षण कहते हैं। जब दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति होती है तो वस्तुओं के संपर्क तलों द्वारा एक दूसरे पर आरोपित घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। सेम स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन में
एफ एस समानुपाती आर होता था, गतिक घर्षण में एफ के समानुपाती आर होगा, और वहाँ पर म्यू एस रखा गया था, यहाँ म्यू के रखा गया, समानुपाती चिन्ह हट गया, बराबर हो गया, एफ के इक्वल टू म्यू के आर। और म्यू के क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक है। नेक्स्ट देखें साथियों, घर्षण कोण। घर्षण को समझने के लिए एक बार इस फिगर को आप देखें साथियों। आपने जान लिया ये कोई पिंड है और ये उसका गुरुत्व केंद्र है। गुरुत्व केंद्र से बिल्कुल नीचे की तरफ भार mg कार्य करता है, ये जान लिया। अब देखें कि इसके बिल्कुल ऊपर, यहाँ ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया R कार्य करता था, लेकिन जब घर्षण बल मतलब आपके द्वारा लगाया गया बल बढ़ गया तो घर्षण बल बढ़ गया, सीमांत घर्षण क्रॉस कर गया तो ये पिंड गति की अवस्था में आ गया। गति की अवस्था में जब आया तो जो अभिलंब की प्रतिक्रिया R है, अभिलंब प्रतिक्रिया R, वो अपनी जगह से साथियों हट जाती है। अब हट के जाएगी कहाँ? ये अभिलंब प्रतिक्रिया R यहाँ से हट के यहाँ आ गई। अभिलंब प्रतिक्रिया अब यहाँ कार्य कर रहा है। कब? किस दशा में? जब आपके द्वारा लगाया गया बल द्वारा उसमें गति उत्पन्न हो गई। उस केस में देखें अभिलंब प्रतिक्रिया यहाँ ना होके यहाँ हो गई है। और फ्रिक्शन किस दिशा में कार्य करेगा? फ्रिक्शन इस सतह पर कार्य करेगा, बल इस दिशा में कार्य करेगा, आपके द्वारा लगाया गया फ्रिक्शन सतह पर, लेकिन सतह से इस दिशा में कार्य करेगा, क्योंकि बल इस डायरेक्शन में है, इसलिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अभिलंब प्रतिक्रिया आर, ये आर, और जो ये घर्षण बल है एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर जब बल लगाया गया, मान लीजिए गति की अवस्था में आ गया तो एफ के हो जाएगा। गति की अवस्था में नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन आपने बल द्वारा बल लगा दिया गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो हो ही गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के ही केस में एफ आर एस लिख दें, ये एफ एस हो गया और ये आर, इनका जो परिणामी बल होगा, हर बल का एक मान लीजिए ये एक्स अच्छा है, ये वाई अच्छा है, तो इनका परिणामी ये हो जाता है। इधर एक अक्ष ये मिला, एक अक्ष ये मिला, इनका जो परिणामी होगा ये इस केंद्र से होकर जाएगा, इस केंद्र से होकर जाता है। और इस तरह से ये जो कोण बना यहाँ पर, इसे ही घर्षण कोण कहते हैं। यही चीज इस फिगर में समझाया गया है। ये वाला जो कोण है, ये थीटा, यही घर्षण कोण है। नेक्स्ट देखें, ये घर्षण कोण के केस में tan थीटा इक्वल टू एफ एस अपान आर होता है, मतलब कि एफ एस अपान आर, अभिलंब प्रतिक्रिया आर। और आपने अभी पहले पढ़ा कि स्थैतिक घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया आर के समानुपाती होती है। तो यहाँ से ये चीज़ मिली थी आपको, ये इक्वेशन मिला था एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर। इसकी वैल्यू यहाँ पर आप पुटअप कर दें, तो यहाँ पर जब पुटअप करेंगे तो एम एस आर हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया तो एम एस बच गया। tan थीटा इक्वल टू एम एस म्यू एस, tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, इसलिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। अब यहाँ से देख लें स्थैतिक घर्षण गुणांक, यही जो थीटा कोण बना, इसके परिणामी के बीच में, इसके परिणामी और आर के बीच में जो कोण बना, इसी को स्थैतिक घर्षण कोण कहेंगे, घर्षण कोण।
तो स्थैतिक घर्षण गुणांक ये म्यू एस, स्थैतिक घर्षण गुणांक है ना म्यू एस। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक और घर्षण कोण की स्पर्शज्या, इन दोनों के बीच में संबंध है। अब वो संबंध क्या है? tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। स्थैतिक घर्षण गुणांक और घर्षण कोण की स्पर्शज्या, स्पर्शज्या का मतलब tan साथियों, tan का ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, और हिंदी में tan को बोलते हैं स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक और घर्षण कोण की घर्षण कोण में क्या संबंध है? tan थीटा इक्वल टू म्यू एस, वही थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। अब यहाँ देखें तो स्पर्श घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है, मतलब कि स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की tan के बराबर होता है। यही चीज आपको याद करना है। नेक्स्ट है साथियों, कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ का घर्षण गुणांक बहुत कम होता है। बर्फ का घर्षण गुणांक कम होता है। जिसका घर्षण गुणांक ज़्यादा होगा वो आपको घर्षण बल ज़्यादा प्रदान करेगा। तो कम होने से बर्फ पर घर्षण बल कम कार्य करता है, इस वजह से हम बर्फ पर नहीं चल पाते हैं। यही चीज़ यहाँ लिखी है, क्योंकि बर्फ का घर्षण गुणांक बहुत कम होता है, जिससे बर्फ पर गति प्रारंभ करने के लिए आवश्यक घर्षण बल नहीं मिल पाता है। साथियों, आपको गति प्रारंभ करना है तो आपको घर्षण बल चाहिए, बिना घर्षण बल के आप गति प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, आप गिर जाएंगे। नेक्स्ट, क्षैतिज सड़क है, मतलब इस तरह कोई सड़क है, इस पर एक पहिया, ये पहिया है, लुढ़कता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब मान लीजिए लुढ़कता हुआ इस दिशा में लुढ़क रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है और इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो लुढ़कता हुआ आगे बढ़ रहा है, सड़क के कारण पहिए पर घर्षण बल की दिशा क्या होगी? बढ़ तो इस दिशा में रहा है और लुढ़क इस दिशा में रहा है, ऐसे ऐसे लुढ़क रहा है। तो साथियों, घर्षण बल किस दिशा में लगेगा? हम और आप सामान्यतया यही सोचेंगे कि अगर इस दिशा में बढ़ रहा है तो घर्षण बल इस दिशा में लगेगा। साथियों, ये तो सत्य है कि घर्षण बल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लेकिन ये बात देखें, जब ये इस दिशा में घूमा, इस दिशा में, तो इसके घर्षण की दिशा, बल की दिशा ऐसे लग रही है, मतलब इस दिशा में लग रही है, पीछे की तरफ बल लग रहा है, तब आगे ये बढ़ रहा है। बल पीछे लगा तब ये आगे बढ़ा। इसका मतलब कि बल अगर पीछे लगा तो घर्षण बल की दिशा आगे की तरफ होगी, भले ही ये पहिया इस तरह से रोल करते हुए आगे बढ़ रहा हो। इसका मतलब कि जिस दिशा में पहिया गति कर रहा है उसी दिशा में घर्षण बल भी कार्य करेगा। यही चीज लिखी गई है यहाँ पर। जब कोई पहिया सड़क पर लुढ़कते हुए आगे बढ़ता है तो पहिए पर सड़क के संपर्क में आने वाला भाग सड़क के सापेक्ष पीछे की ओर जाने की प्रवृत्ति रखता है। प्रवृत्ति क्यों रखेगा? क्योंकि वो पीछे की तरफ ही धक्का मार रहा है। आप भी जब चलते हैं तो पृथ्वी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तब आगे आप बढ़ते हैं। अतः सड़क के कारण पहिए पर घर्षण बल सड़क के समतल में आगे की ओर लगेगा। नेक्स्ट साथियों, गाड़ी के रबर टायरों में पूरी हवा भरने से पेट्रोल की बचत होती है। क्यों? क्योंकि पूरी हवा जब भरेंगे तो
टायर का कम से कम हिस्सा सड़क पर होगा और टायर थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। जब ऊपर उठा तो घर्षण बल का मान कम हो गया, और जब टायर में हवा कम रहेगी तो इतना बड़ा सरफेस सड़क के संपर्क में रहेगा, ये इतना एरिया, और जितना एरिया उतना ही ज़्यादा फिर घर्षण बल। नेक्स्ट देखें, बरसात में फिसलन भरी सड़क पर छोटे छोटे कदम रखते हैं। क्यों? क्योंकि साथियों छोटे छोटे कदम रखने से पैरों द्वारा भूमि पर आरोपित बल, पैरों द्वारा बल लगाया जाता है भूमि पर, तो वो बल ऊर्ध्वाधर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि आपका भार mg, ये अभिलंब प्रतिक्रिया r के समान, ये r और mg बराबर होते हैं, और जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो r का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप छोटे छोटे जब पैर रखते हैं तो r लंबवत होने से फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा तो r का मान बढ़ा, ये दोनों समानुपाती होते हैं। यही चीज इसमें लिखी गई है कि जिससे तल की अभिलंब प्रतिक्रिया का मान बढ़ जाता है और घर्षण बल अधिक हो जाता है। नेक्स्ट, बर्फ से ढकी सड़कों पर रेत फैला दी जाती है, आप जानते हैं, ताकि फ्रिक्शन फोर्स का मान बढ़ जाए। नेक्स्ट, ब्रेक लगाकर आप साइकिल चलाना आपके लिए कठिन कार्य है, क्योंकि जब पहिया गोल गोल घूम रहा है तो वो रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है, और जब ब्रेक लगा दिए तो रोल नहीं करेगा, वो सीधे सरकता हुआ चला जाएगा पहिया, और सरकने पर मतलब सर्पी घर्षण उत्पन्न हुआ। जब रोल कर रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन उत्पन्न हुआ, मतलब कि जब लोड, फिर से देखें, जब रोल कर रहा है मतलब गोल गोल घूम रहा है, मतलब लोट रहा है, तो लोटनिक घर्षण हुआ, तो उसमें लोटनिक घर्षण का मान हुआ। और जब सरक रहा है तो इसे बोलते हैं सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जब गोल गोल घूम रहा है तो लोटनिक घर्षण, और जब ब्रेक लगा दिए तो लोटनिक घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन सर्पी घर्षण में बदल गया। और जैसे ही लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण में बदला तो आप जानते हैं कि सर्पी घर्षण का मान अधिक होता है लोटनिक से, और सर्पी घर्षण का मान ज़्यादा होता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। और जब आप ब्रेक लगा लिए हैं तो लोटेगा नहीं, मतलब गोल गोल घूमेगा नहीं, लोटनिक घर्षण नहीं होगा, अब सर्पी घर्षण हो रहा है। सर्पी घर्षण का मान बहुत अधिक होता है, इसलिए आपको सर्पी घर्षण से अधिक बल लगाना पड़ेगा, तभी आपका पहिया आगे स्लाइड करेगा। नेक्स्ट, गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से कम होता है। इसीलिए साथियों, पहली बार जब किसी खड़ी गाड़ी को खींचना होता है तो उसमें सीमांत घर्षण कार्य करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कार्य करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि स्थैतिक घर्षण। अब स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते 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 सीमांत घर्षण में बदल जाता है। सीमांत घर्षण का मान अधिक होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मान अधिक होता है, सीमांत घर्षण का मान अधिक होता है, लेकिन गतिक घर्षण का मान उसकी अपेक्षा कम होता है। एक बार मूव कर गया तो फिर आगे बढ़ने में कम ताकत लगेगी। इसीलिए घोड़े गाड़ी को जब खींचते हैं तो प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सीमांत घर्षण का मान अधिक होता है, गतिक घर्षण का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट साथियों, स्थैतिक घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में क्या संबंध है? साथियों, स्थैतिक घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में संबंध μs = tan थीटा, मतलब कि स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की tan के बराबर होता है।
स्पर्शजा के बराबर होता है। ये साथियों घर्षण कोण से संबंधित कुछ टॉपिक्स रहे, कुछ उदाहरण रहे। बाकी किसी अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद साथियों।